हेलो गाइस, हम सोल्व कर रहे थे एस्टेट 2024 फिज़िक्स के पेपर का सॉल्यूशन। उसमें हम फिज़िक्स पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम 99 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। तो देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। यहाँ पे हमें गिवन है द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ए कॉमन एमीटर अरेंजमेंट इज 59। इफ़ द एमीटर करंट इज़ 5 मिली एम्पियर देन द वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट इज़। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और कौन से अरेंजमेंट के लिए? कॉमन एमीटर अरेंजमेंट के लिए। कॉमन एमीटर अरेंजमेंट के लिए हमारे पास जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? बीटा से, जिसकी वैल्यू हमको गिवन है 59। ओके। और यहाँ पे हमें एमीटर करंट दिया गया है, दैट इज IA इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कलेक्टर करंट, दैट इज IC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता है? हमें पता है यहाँ पे थोड़ा सा कि कॉमन बेस अरेंजमेंट के लिए हमारे पास जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू होती है हमारे पास IC अपॉन IE। लेकिन इस वैल्यू से अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू होगी, IE की हमें गिवन है, अल्फा की वैल्यू होगी तो हम IC निकाल सकते हैं। और हमें गिवन क्या है? बीटा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? अल्फा और बीटा का रिलेशन देखते हैं। अल्फा बीटा का रिलेशन हमें पता है, वो होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे ये बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 59 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 59 प्लस 1, दैट इज 59/60। जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट रिजल्ट 0.9833। ठीक है। अब तो बहुत इजी हो गया। अब हम इस फॉर्मूला के अंदर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? IC करंट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.9833 इज इक्वल टू IC अपॉन IE की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5। तो इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो IC इज इक्वल टू हो जाएगा 0.9833 इंटू 5। वो हमारे पास सॉल्व होकर रिजल्ट आएगा। जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा 4.9165, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4.92 मिली एम्पियर। ठीक है। ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दिस इज ऑप्शन 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है? द disintegration constant lambda of a radioactive element is 0.00231 per days. Its half-life period in days and average life period in days are respectively. हमें क्या कैलकुलेट करना है? हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ को कैलकुलेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें देखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें दिया गया है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है? लेमडा। लेमडा वो कितना है? 0.00231 डेज इनवर्स। ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है डिसइंटीग्रेशन में और हाफ लाइफ में हमारे पास रिलेशन होता है 0.693 अपॉन लेमडा। तो इसकी वैल्यू को जस्ट हम पुट करेंगे 0.693 अपॉन 0.00231। जब हम इसको सोल्व करते तो ये हमारा जाएगा 231। यहाँ से डेसिमल्स को हटाएंगे तो ये होगा सॉल्व 3 और ये हो जाएगा 300 डेज। तो हमारे पास हाफ लाइफ कितना आ गया? 300 डेज। इसके बाद और हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/λ। तो बस हमें इसकी वैल्यू को पुट करना है 0.00231। हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं 10⁵ अपॉन 231। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो वी विल गेट द रिजल्ट 432.9। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर्स को अगर हम चेक करें तो देखिए हमारे पास एवरेज लाइफ कितना आ रहा है? 300 डेज। ये कितना आ रहा है? 300 डेज। और ये कितना आ रहा है? 4329 डेज। तो यहाँ पे हम इनके आंसर्स को चेक करें तो ये देखिए हाफ लाइफ पहले पूछा था, हाफ लाइफ की वैल्यू 300 है और ये 4329। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोज थ्रू ए हिस्टैरिसीस लूप इट्स मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कांट बी। इसमें मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? तो सबसे पहले मैं आपको हिस्टैरिसीस लूप बता दूं। हिस्टैरिसीस लूप हमारे पास एक तरीके का एक ग्राफ होता है जो जिसमें एक मटेरियल होता है जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस में जाता है। वो हमारे पास ग्राफ होता है बेसिकली M और H के बीच में होता है। M और H क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। M और H के बीच का ग्राफ होता है। वो ग्राफ में स्टार्टिंग में मटेरियल क्या किया जाता है? मैग्नेटाइज किया जाता है।
फिर हम उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं, फिर हम रिवर्स प्रोसेस में उसको क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके का आता है। और यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया, हमसे ससेप्टेबिलिटी के बारे में, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के बारे में पूछा गया। तो इस ग्राफ से ससेप्टेबिलिटी को अगर हमें निकालना है तो वो हमारे पास होता है m/h से। हम कैलकुलेट कर सकते हैं m/h से, बाय द स्लोप फ्रॉम दिस ग्राफ। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू इनमें से कौन सी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर कहीं पे m की वैल्यू 0 होगी और h की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो ससेप्टेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू 0 हो और h की वैल्यू नॉन जीरो हो। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें ये वाला जो फैक्टर है, सॉरी यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है, यहाँ से यहाँ के दौरान हम देख सकते हैं m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। इधर भी m की वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन h की वैल्यू नॉन जीरो है, तो यहाँ पे हमारे पास ससेप्टेबिलिटी क्या है, 0 है। उसके बाद नेक्स्ट केस में हमसे पूछा इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट कब हो सकती है, इसकी वैल्यू को इनफाइनाइट होने के लिए m की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए और h की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो वो हम देख सकते हैं इस केस के दौरान हमारे पास h की वैल्यू क्या है, h यहाँ से इतने इतने पोर्शन में हमारे पास h की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू नॉन जीरो है। तो इस केस में हमारे पास ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। नेक्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव अगर हम देखें तो अगर इन दोनों में से m और h में से कोई भी एक नेगेटिव होगा, आइदर m और आइदर h कोई भी नेगेटिव होगा, तो ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम देखेंगे अगर इस रीजन के दौरान या इस रीजन के दौरान हम देख सकते हैं यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है और m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव हो जाएगा। और इस वाले केस के दौरान अगर हम देखें m की वैल्यू नेगेटिव है और h की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और हम देख सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास ससेप्टेबिलिटी m और h डिफरेंट है। तो ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो कहीं से भी हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो हमसे ये पूछा गया था कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है उसकी कौन सी इनमें से वैल्यू नहीं हो सकती। तो कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो यहाँ पे 100, 101, 102 तीनों में हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।